हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। लास्ट क्लासेस की तरह हम लोग पहले स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर फर्दर टॉपिक्स। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल का डिवीजन होना, तो अलग अलग पार्ट में। सेल डिवाइड क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताई थी। क्या होता है, सेल का पहले ग्रोथ होता है। जब सेल का ग्रोथ होता है और इसका कंट्रोलिंग सेंटर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस ये इतने बड़े सेल के ग्रोथ की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड देन न्यूक्लियस कहता है सेल को कि आप डिवाइड कर लो, क्योंकि मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा आपके ग्रोथ को। फिर सेल कहता है न्यूक्लियस को कि मुझे दो अलग सेल के लिए दो अलग अलग न्यूक्लियस चाहिए, तो आपको भी डिवीजन होना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, फिर सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसके पीछे रीजन भी बता चुकी थी, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, जो पेरेंट में क्रोमोसोम का नंबर होता है, सेम वही क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है आफ्टर सेल डिवीजन, जो सेल बनते हैं उनके अंदर होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सेल डिवीजन से पहले पहले क्या करना होता है, सेल को प्रिपेयर होना पड़ता है। डिवीजन से पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एग्जाम से पहले जो प्रिपरेशन करनी होती है, तभी तो जाके आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो। वैसे ही सेल को भी डिवाइड करने से पहले उसको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ना होता है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले डीएनए जो पेरेंट सेल है, इसको मैं पेरेंट सेल बोली, तो पहले डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को डबल होना है तो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल भी डबल होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम कह लो या फिर क्रोमैटिन, डीएनए। तो इन सब के बीच में मैं आपको डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। तो इसको पहले डिवाइड होना होता है, तो क्या होता है, क्रोमैटिन का नंबर डबल हो जाता है, और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है ये तो बढ़ ही रहा है, तो इसका अमाउंट भी डबल डबल हो जाता है। एंड देन इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो होते हैं इनके अमाउंट भी डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था 46 क्रोमोसोम में पहले जो क्रोमैटिन का मटेरियल डबल हुआ था, पहले वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, क्योंकि क्रोमैटिन को अलग अलग करना क्या होता है, मुश्किल हो रहा था, वो आपस में काफ़ी उलझ जाते। तो पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होने के बाद प्रॉपर एक क्रोमोसोम के शेप में आता है, फिर इसको अलग करने के लिए दो अलग अलग लोग आते हैं। जब आप इन फर्दर क्लासेस में जाओगे तो इन सबका स्टेज होता है और इन सबका पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे इसको हम लोग क्रोमैटिन बोले, एंड फर्दर कंडेंसेशन के बाद इसको क्रोमोसोम बोले। सेम इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाता है, सेंट्रियोल कहते हैं। और इसका भी अलग अलग स्टेज होता है जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो होता है वो अलग अलग ये जो पोजीशन पे शिफ्ट होता है पोल के साइड में। ताकि क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इसको क्रोमैटिड, ये जो क्रोमोसोम जो बने हुए हैं और ये जो इसके जो अलग अलग ये जो मैंने शेप बनाया है, इसको बोलते हैं, फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं इसको। तो फिर क्या करेगा, इस क्रोमैटिड को पकड़ के इसको खींच के अलग अलग करना है। इस वाले केस में देखो, ये जो सेंट्रियोल बना हुआ है वो क्या करता है, इन सेल से अटैच हो जाता है, क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। और यहाँ पे भी मैं आपको बताई थी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको बोलते हैं, आपका इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है सेंट्रोमेयर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सेंट्रोमेयर के नंबर से हम लोग क्रोमोसोम को डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ आप देखो, यहाँ एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, यहाँ भी, यहाँ दो सिस्टर क्रोमैटिड है बट एक सेंट्रोमेयर है, वन सेंट्रोमेयर देयरफॉर वन क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड होकर दो अलग अलग सेंट्रोमेयर बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है। इस तरीके से सेंट्रोमेयर से ये जो है ये अटैच हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये लाइन खींच रही हूँ, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये भी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। देन फिर ये जो स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमेयर अटैच हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को बीच से तोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है, इसमें बीच से ये टूट रहे हैं और दो अलग अलग में डिवाइड हो जाएंगे। इन सबका पर्टिकुलर स्टेज भी हो जाता है। आप इसको भी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। कुछ भी नया नहीं होगा, बस टर्म आपको सीखने को मिलेंगे। को यहाँ पे अटैच होने के बाद एक लाइन में कतार में बना देता है, ताकि हम लोग को अलग करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रोमेयर टूट जाते हैं तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऐसा केस है जहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर भी यहाँ पे डबल हो रहा है, पर एक सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर इसमें क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जा रहे हैं, कि सेंट्रोमेयर बीच से टूट रहा है और दो में डिवाइड हो जाते हैं। फर्दर जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये सारे जो प्रोटीन है वो टूट जाएंगे, क्योंकि इनका काम भी खत्म हो गया है। और ये यहाँ पे एक अलग अलग क्रोमोसोम बना देंगे। फिर क्या होगा, ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन होना स्टार्ट करेगा और सेल जो है वो बीच से टूटना स्टार्ट करेंगे। फॉर द लास्ट स्टेज में देखो, यहाँ पे जो सेल है उसका डिवीजन हो गया है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया है और हमें फर्दर दो सेल मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे चार हम लोग के स्टार्टिंग में थे,
तो 4 लास्ट में भी बन रहा है। अगर स्टार्टिंग में 46 है तो लास्ट में 46 क्रोमोसोम बन रहा है दोनों सेल के अंदर। तो हमने जितना क्रोमोसोम लेकर स्टार्टिंग में चला था, लास्ट में भी क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मैं इसको एक सिंगल पेज में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो कंप्लीट माइटोसिस को मैं एक पेज पे लिखी हूँ। यहाँ पे देखो, पहला मेरा सेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट सेल। अगर मैं इस पेरेंट सेल का बात करूँ, मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाई हूँ। इसको क्रोमोसोम बोलो या फिर इसके अंदर डीएनए का अमाउंट बोलो, क्रोमैटिन बोलो। यहाँ पे मेरे पास 2 सेंट्रोमेयर है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर अगर मैं बात करूँ, सेंट्रोमेयर का नंबर तो कितना है, 2। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रोमोसोम का नंबर सेंट्रोमेयर के नंबर से डिसाइड होता है। मैं एग्जांपल के लिए लेकर चलती हूँ, ये एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए लेकर चलते हैं। इसमें डीएनए का अमाउंट, डीएनए से मिलके बना होगा, तो डीएनए का अमाउंट मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ 2 पिकोग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बस। तो इसमें 2 पिकोग्राम है। अब देखो, ये सेल को क्या करना होगा, 2 सेल में कन्वर्ट होना है, तो इसके अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, उसको डबल होना पड़ेगा। इस केस में देखो, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। यहाँ पे 2 पिकोग्राम था, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। अगर इसमें बात करूँ तो डीएनए का अमाउंट पहले से दोगुना हो गया, यानी 2 पिकोग्राम से 4 पिकोग्राम हो गया है। लेकिन यहाँ अभी भी सेंट्रोमेयर का नंबर 2 ही है, सेंट्रोमेयर का नंबर 2 है। तो क्रोमोसोम का नंबर भी कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर भी 2 हो जाएगा। अगर अब देखो, मैं लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि इसको अलग अलग करने के लिए 2 लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर बनाई हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर 1 है, तो इसको क्या करना है, 2 क्रोमोसोम में से अलग अलग करना है। तो इसको भी डबल होना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ से पकड़ सके। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 2 बनाई हूँ। इस स्ट्रक्चर का नाम आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का नंबर भी दुगना हो गया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है मेरे पास, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और से क्रॉस करके इस सेंट्रियोल को इस सेंट्रोमेयर से कनेक्ट होना है। टर्म में इतना कंफ्यूज मत हो, बस समझने पे ध्यान दो। ये सेंट्रियोल को क्या करना है, सेंट्रोमेयर से कनेक्ट होना है, लेकिन बीच में ये बाउंड्री आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज में मैं यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटा हुआ बना चुकी हूँ, डॉटेड लाइन से बताई हूँ। देन और ये जो सेंट्रोमेयर है, इसको भी सेंट्रियोल जो है वो भी क्या करेंगे, अपोजिट साइड आना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर इस सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, इस बीच से कनेक्टिंग लिंक बना पाएंगे। तो यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो आ रहे हैं साइड में। इस नेक्स्ट स्टेज में देखो, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट चुका है एंड क्रोमोसोम एक कतार में आ गए हैं। कतार में आने का भी मैं रीज़न बताई थी कि अगर ये अलग बिखरे रहेंगे तो इनको अलग अलग करना भी मुश्किल होगा। लाइक यहाँ पे अगर कतार में नहीं आएंगे और ये दोनों सेंट्रियोल मूव नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस क्रोमोसोम का बस शिफ्टिंग हो जाए, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कतार में आ गए। देन अब क्या करेंगे, ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्ट करके इसको बीच से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में ये बीच से टूट चुके हैं, तो टूटने के बाद सेंट्रोमेयर का भी डिवीज़न हुआ है। तो 1 2 3 4 सेंट्रोमेयर बन गया। इस केस में अगर मैं देखूँ तो सेंट्रोमेयर का नंबर 4 है, देयरफॉर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब अगर मैं इसमें डीएनए का अमाउंट का बात करूँ तो डीएनए का अमाउंट तो अभी भी 4 पिकोग्राम ही होगा। डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 पिकोग्राम, क्योंकि ये डबल हो चुका है। अब यहाँ पे जब मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल डबल हो चुका है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी होना स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या होगा, वापस से यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो अलग हो ही चुका। तो यहाँ पर मैं वापस से रिफॉर्म कर रही हूँ न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो। अब देखो, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी यहाँ पे इसको चारों तरफ से घेर चुका है। देन ये सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो इसको भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल जो है वो डिवीज़न स्टार्ट कर चुका है। नेक्स्ट स्टेज में देखा है तो मेरा सेल जो है वो डिवाइड कर चुका है, और मेरा कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिवाइड फॉर्म करके वापस से क्या किया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना के, और उसके अंदर ये जो मेरे क्रोमोसोम नंबर है वो आ चुके हैं, अब अगर मैं इस केस को अपने फर्स्ट केस के साथ कंपैरिजन करूँ तो इसमें कितने थे, सेंट्रोमेयर का नंबर 2 था इस सेल का, और इस सेल के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी सेंट्रोमेयर का नंबर 2 है, और इसके अंदर भी सेंट्रोमेयर का नंबर कितना है, सेंट्रोमेयर का नंबर 2 है। अगर सेंट्रोमेयर का नंबर 2 होगा, देयरफॉर क्रोमोसोम का नंबर
क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो 2 होगा, इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 2, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2। डीएनए का अमाउंट का बात करूँ तो डीएनए भी देखो यहाँ पे अब आधे आधे हो गए हैं। पहले तो 4 पिकोग्राम था एक सेल के अंदर, यहाँ पे भी 2 पिकोग्राम है, यहाँ हियर तो 2 पिकोग्राम। अब यहाँ पे देखो तो ये सेल अलग बन चुकी है और ये सेल अलग, तो इसके अंदर भी डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 पिकोग्राम। एंड इनके अंदर भी डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट जो हो जाएगा वो 2 पिकोग्राम हो जाएगा। कंप्लीट 4 पिकोग्राम हमने बनाया हुआ था ना ड्यूरिंग द सेल्स डिवीजन। तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल है और ये जो आफ्टर डिवीजन जो सेल बोलते हैं, इसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। लास्ट क्लास में मैं नहीं बताई थी, पर अभी मैं बता रही हूँ इसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर सेल भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे, ये यहीं पे तो रुक नहीं जाएंगे, ये क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे और फिर वापस से ये सेल बनाएंगे और ये सेल बनाएंगे। और जो नए इंडिविजुअल बनाने के पीछे जो होते हैं वो फीमेल ही नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको डॉटर सेल कह देते हैं, नॉट सन सेल। तो फिर डॉटर सेल जो बनेंगे इसमें और जो पेरेंट सेल हैं उसके बीच में देखो तो सेंट्रोमेयर का नंबर भी सेम है, क्रोमोसोम का नंबर भी सेम है और डीएनए का अमाउंट भी क्या हो गया, सेम हो गया, एकदम आइडेंटिकल बने। देयरफॉर क्या कहेंगे कि माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, इक्वल रह रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको माइटोसिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखी हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ये करूँगी, डील करूँगी। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इन 2 मिनट, इट विल टेक 30 मिनट टू फिल हाफ ऑफ द कप। एक बैक्टीरिया सेल है जो 2 मिनट में दुगना हो जाता है, 2 मिनट में सेल डिवाइड हो जाता है। और वो क्या करता है, जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो 30 मिनट के अंदर जो कप है वो आधा फिल हो जाता है बैक्टीरिया से। तो आपको बताना है कैलकुलेट द टाइम टू फिल फुल ऑफ द कप, पूरे कप को भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, या फिर आपको नहीं पता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेल हैज़ 200 क्रोमोजोम, पेरेंट सेल के अंदर कितना क्रोमोजोम है, 200 क्रोमोजोम है। एंड अंडरगोज माइटोसिस, या माइटोसिस करता है। तो आफ्टर 1 राउंड ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस एक राउंड खत्म हो जाती है, हाउ मेनी क्रोमोजोम विल ईच ऑफ द डॉटर सेल हैव। तो आपको मैं बता चुकी डॉटर सेल क्या होता है। तो माइटोसिस खत्म होने के बाद जो न्यू सेल बनेंगे इन न्यू सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, आपको बताना है। 200, 100, 400 एंड 300 आपको आंसर करना है। इन द above question, if DNA replication, DNA become double, will be accidentally escape, what will happen to the chromosome number in the daughter cells or the new cell formed? लास्ट जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, अगर उस क्वेश्चन में अगर डीएनए का अमाउंट डबल होना रुक जाए, अगर वो एक्सीडेंटली स्कीप हो जाए, तो क्या होगा उसके क्रोमोसोम के नंबर में, न्यू सेल के जो न्यू सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम के नंबर में क्या चेंजेस आएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इन 1 मिनट, इट विल टेक 60 मिनट टू फिल द कप, कैलकुलेट द टाइम टू कैलकुलेट द टाइम टू फिल हाफ ऑफ द कप। एक बैक्टीरिया है जो 1 मिनट के अंदर डिवाइड कर जाता है, 1 मिनट में 2 सेल बना लेते हैं और ये लगातार 60 मिनट यानी 1 आवर तक डिवाइड करते हैं और एक कप को फिल कर देते हैं। यानी एक बैक्टीरिया को कप फिल करने में एक घंटे लग जाते हैं। तो बताना है कि आधे कप को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी जब वो बैक्टीरिया हाफ जो कप है वो फिल किया होगा उस टाइम पे उसको कितना टाइम लगेगा, आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है। द ऑप्शन इज 1 मिनट, 30 मिनट, 31 मिनट और 1 आवर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मियोसिस क्या होता है।